नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका तिवारी एकेडमी में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कक्षा 7 के सामाजिक विज्ञान में राजनीति विज्ञान के अध्याय 8 की, जिसका शीर्षक है बाजार में एक कमीज। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, इस अध्याय के पहले पैराग्राफ में आप देख सकते हैं हमें दिया हुआ है कि एक कमीज की कहानी जो है हम इस अध्याय में पढ़ने वाले हैं। अब यह कहानी कमीज की है, तो हम जानेंगे कि कमीज के बनने की शुरुआत कहाँ से होती है। ठीक है ना। कपास के उत्पादन से प्रारंभ होती है और कमीज के बिकने पर खत्म हो जाती है। तो हमें देखने का मौका मिलेगा कि बाजारों की श्रृंखला कपास उगाने वाले को सुपर बाजार में कमीज खरीदने वाले से कैसे जोड़ देती है, जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा हुआ है। और दोस्तों, इसी श्रृंखला में हर कड़ी के साथ खरीदना और बेचना तो जुड़ा ही हुआ है ना। क्या इस प्रक्रिया से गुजरते हुए सभी को बराबर मात्रा में लाभ होता है या कुछ को दूसरों की अपेक्षा अधिक लाभ होता है? यह हमें पता लगेगा इस अध्याय को पढ़ने के बाद। इस अध्याय में हम इसी बात को पता करने का प्रयास करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं ये पैराग्राफ, जिसका शीर्षक है कुरनूल में कपास उगाने वाली एक किसान, जिसका नाम है दोस्तों स्वप्ना। ठीक है ना। यह कुरनूल जो कि आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता है, वहाँ की एक छोटी सी किसान है। ठीक है ना। अपने छोटे से खेत में यह कपास उगाती है। कौन? स्वप्ना। कपास के पौधों पर आए डोडे पक रहे हैं और उनमें से कुछ चटक भी चुके हैं, इसलिए स्वप्ना रुई चुनने में व्यस्त है। दोस्तों, आप जानते हैं ना, डोडे कपास के बीजों को कहा जाता है। ठीक है ना दोस्तों। इसीलिए रुई की फसल इकट्ठा करने के लिए कई दिन का समय जो है वह लग जाता है। रुई एकत्र हो जाने के बाद, यानी इकट्ठा हो जाने के बाद, स्वप्ना उसे अपने पति के साथ कुरनूल के कपास बाजार में न ले जाकर एक स्थानीय व्यापारी के पास ले जाती है। अब वह ऐसा क्यों करती है? वह उसके बाजार में न जाने की अपेक्षा उसे एक स्थानीय व्यापारी के पास क्यों लेकर के जाती है? आइए ये भी समझते हैं। दोस्तों, फसल की बोनी शुरू करने के समय स्वप्ना ने व्यापारी से खेती करने के लिए बीज, खाद, कीटनाशक आदि खरीदने के लिए ऊंची ब्याज दर पर 2,500 रुपये यानी 2,500 रुपये का कर्ज लिया था और ऊंची ब्याज पर लिया था। उस समय वो जो स्थानीय व्यापारी थे, उन्होंने स्वप्ना को एक शर्त मानने के लिए सहमत कर लिया था। उन्होंने स्वप्ना से वादा करवा लिया था कि वह अपनी सारी रुई उन्हें ही बेचेगी। दोस्तों, कपास की खेती में बहुत अधिक निवेश करने की ज़रूरत पड़ती है, जैसे उर्वरक, कीटनाशक आदि। इन पर किसानों को काफ़ी व्यय करना पड़ता है, काफ़ी खर्च करना पड़ता है, और जो प्रायः छोटे किसान होते हैं उनको इन खर्चों की पूर्ति करने के लिए जो है पैसा उधार लेना पड़ता है। ठीक है ना। मुझे उम्मीद है आप समझ पा रहे हैं। व्यापारी के परिसर में उसके 2 आदमी रुई के बोरे तोल रहे थे, रुपये 1500 प्रति क्विंटल के हिसाब से। रुई 6,000 रुपये की हुई। व्यापारी ने दिए हुए ऋण तथा ब्याज के 3,000 काट लिए और स्वप्ना को रुपये 3,000 ही दिए। स्वप्ना, केवल 3,000? व्यापारी बोलते हैं, रुई बहुत सस्ती बिक रही है, बाजार में बहुत रुई आ गई है। स्वप्ना, इस रुई को उगाने में मैंने 4 महीने तक की जी तोड़ मेहनत की है। आप देखिए इस बार रुई कितनी बढ़िया और साफ है। इस बार मुझे बेहतर कीमत मिलने की उम्मीद थी। व्यापारी कहता है, अम्मा, मैं आपको अच्छी कीमत दे रहा हूँ, दूसरे व्यापारी इतने भी नहीं देंगे। आपको मेरा विश्वास ना हो तो कुरनूल के बाजार में जाकर पता लगाओ। स्वप्ना, नाराज़ न हो, मैं भला आप पर कैसे संदेह कर सकती हूँ। मैंने तो केवल उम्मीद की थी इस बार रुई की फसल में इतनी आमदनी हो जाएगी कि कुछ महीनों का गुजारा चल सकेगा। यद्यपि स्वप्ना जानती है कि कपास कम से कम 1,800 रुपये प्रति क्विंटल में बिकेगी, लेकिन वह आगे बहस नहीं करती। व्यापारी गांव का शक्तिशाली आदमी है और किसानों को कर्जे के लिए उस पर निर्भर रहना पड़ता है, न केवल खेती के लिए वरन अन्य आवश्यकताओं के लिए भी, जैसे बीमारी, बच्चों की स्कूल की फीस आदि। फिर वर्ष में ऐसा समय भी आता है जब किसानों को कोई काम नहीं मिलता है और उनकी कोई आय भी नहीं होती है। उस समय केवल ऋण लेकर ही जीवित रहा जा सकता है।
कपास की पैदावार करके भी स्वप्ना की आय उस आय से बस थोड़ी ही ज़्यादा है जो वह मजदूरी करके कमा लेती है। इसके बाद में दोस्तों, जब हमने स्वप्ना के बारे में जाना, अब हम बात करते हैं अगले पैराग्राफ की, जिसका शीर्षक है इरोड का कपड़ा बाजार। दोस्तों, तमिलनाडु में सप्ताह में 2 बार लगने वाला इरोड का कपड़ा बाजार संसार के विशाल बाजारों में से एक है। इस बाजार में कई प्रकार का कपड़ा बेचा जाता है। आसपास के गांवों में बुनकरों द्वारा बनाया गया कपड़ा भी इस बाजार में बिकने के लिए आया करता है। और दोस्तों, बाजार के पास कपड़ा व्यापारियों के कार्यालय हैं। ठीक है ना, कार्यालय मतलब आप समझ लीजिए ऑफिस हैं जो इस कपड़े को खरीदते हैं। दक्षिणी भारत के शहरों के अन्य व्यापारी भी इस बाजार में कपड़ा खरीदने आते हैं। ठीक है दोस्तों, बाजार के जो दिन होते हैं ना, उसमें आपको वे बुनकर भी मिलेंगे जो व्यापारियों के ऑर्डर के अनुसार कपड़ा बनाकर यहाँ पर लाते हैं। यानी उनको पहले ऑर्डर दिया जाता है कि भैया आपको जो है ये कपड़े बनाने हैं, और वो वह बना करके यहाँ पर लेकर आते हैं। ये व्यापारी देश व विदेश के वस्त्र निर्माताओं और निर्यातकों को उनके ऑर्डर के अनुसार कपड़ा उपलब्ध कराते हैं। ठीक है, ये सूत खरीदते हैं और बुनकरों को निर्देश देते हैं कि किस प्रकार का कपड़ा तैयार किया जाना चाहिए। निम्नलिखित उदाहरण में दोस्तों हम देखेंगे कि यह कार्य किस प्रकार से किया जाता है, कैसे होता है। ठीक है ना, यह चित्र आप देख रहे हैं। चलिए अब पढ़ते हैं इसके बारे में। इस चित्र को देखिए। इस चित्र को नाम दिया है चित्र क्रमांक 1। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ते हैं। दोस्तों, बाजार में यह एक व्यापारी की दुकान है। कई सालों में इन व्यापारियों ने देश भर के वस्त्र निर्माताओं से संपर्क स्थापित कर लिए, जिनसे उन्हें ऑर्डर मिलते रहते हैं। वे अन्य लोगों से सूत खरीद कर लाते हैं। ठीक है ना, हम इस दुकान की बात कर रहे हैं। आइए अब बात करते हैं इस दुकान की, यानी क्रमांक 2। दोस्तों, कपड़ा बुनने वाले बुनकर आसपास के गांवों में रहते हैं। वे इन व्यापारियों से सूत ले आते हैं। बुनाई करने के करघे रखने के लिए उन्होंने अपने घरों के पास ही व्यवस्था कर रखी है। इस तस्वीर में हम एक ऐसे घर में रखे हुए पावर लूम यानी कि बिजली चलित करघे को देख सकते हैं। ये देखिए, ये बिजली चलित करघे का चित्र है। ठीक है ना, जो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बुनकर अपने परिवार के साथ इन करघों पर कई घंटों तक काम करते हैं। बुनाई की अधिकतर ऐसी इकाइयों में 2 से लेकर 8 करघे तक होते हैं, जिन पर सूत से कपड़ा बुनकर तैयार किया जाता है। तरह तरह की साड़ियाँ, तौलिए, शर्टिंग, औरतों की पोशाकों के कपड़े और चादरें इन करघों पर बनाई जाती हैं। बुनकर तैयार किए हुए, अब इसके बाद में दोस्तों आप इस तीसरे क्रमांक की दुकानों को देखें, ये वाली। ठीक है ना, बुनकर तैयार किए हुए कपड़े को शहर में व्यापारी के पास ले आते हैं। इस तस्वीर में बुनकर शहर में व्यापारी के पास जाने की तैयारी में बैठे हैं। व्यापारी यह हिसाब रखता है कि उन्हें कितना सूद दिया गया और बुने हुए कपड़े का भुगतान उन्हें कर देता है। आइए इसके बाद अब इस पैराग्राफ को पढ़ते हैं, जिसका शीर्षक है दादन व्यवस्था बुनकरों द्वारा घर पर कपड़ा तैयार करना। दोस्तों, कपड़ा उपलब्ध कराने के जो ऑर्डर मिलते हैं, उनके आधार पर व्यापारी बुनकरों के बीच काम बांट दिया करता है और बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं, जैसा कि अभी हमने ऊपर के उदाहरण में देखा था, है ना। ब्याज दिया जाता है ना, बदले में उनको जो है उनके सामने शर्त रखी जाती है आदि। तो बुनकर व्यापारी से सूत लेते हैं और तैयार कपड़ा देते हैं। इस व्यवस्था से बुनकरों को स्पष्टतया 2 लाभ प्राप्त होते हैं। बुनकरों को सूत खरीदने के लिए अपना पैसा नहीं लगाना पड़ता। ठीक है ना, साथ ही तैयार कपड़ों को बेचने की व्यवस्था भी हो जाती है। बुनकरों को प्रारंभ में ही पता चल जाता है कि उन्हें कौन सा कपड़ा बनाना है और कितना बनाना है। दोस्तों, कच्चे माल को प्राप्त करने और तैयार माल की बिक्री करने के लिए भी व्यापारियों पर बनी निर्भरता के चलते व्यापारियों का बहुत वर्चस्व जो है वह बन जाता है। वे ऑर्डर देते हैं कि क्या कपड़ा बनाया जाना है और इसके लिए वे बहुत कम मूल्य देते हैं।
बुनकरों के पास यह जानने का कोई साधन नहीं है कि वे किसके लिए कपड़ा बना रहे हैं और वह किस कीमत पर बेचा जाएगा। दोस्तों, कपड़ा बाजार में व्यापारी यह कपड़ा पहनने के वस्त्र बनाने के कारखानों को बेचते हैं। इस तरह से बाजार का झुकाव व्यापारियों के हित में ही अधिक होता है। बुनकर अपनी सारी जमा पूंजी लगाकर कर या ऊंची ब्याज दर पर ऋण लेकर करघे खरीदते हैं। एक करघे का मूल्य 20,000 रुपये है। इसलिए छोटे बुनकर को भी 2 करघों के लिए लगभग 40,000 रुपये का निवेश करना पड़ता है। इन करघों पर अकेले काम नहीं किया जा सकता है। कपड़ा बनाने के लिए बुनकर और परिवार के दूसरे वयस्क सदस्यों को दिन में 12 घंटे तक काम करना पड़ता है। इस पूरे कार्य द्वारा वे महीने में लगभग 3,500 यानी कि 3,500 रुपये ही कमा पाते हैं। दोस्तों, व्यापारी और बुनकरों के बीच की यह व्यवस्था दादन व्यवस्था का एक उदाहरण है। ठीक है ना। पुटिंग आउट सिस्टम भी इसे कहा जाता है अंग्रेजी में। कौन सी व्यवस्था? दादन व्यवस्था। दोस्तों, जहां पर व्यापारी कच्चा माल देता है और उसे तैयार माल प्राप्त होता है, इसे कहते हैं दादन व्यवस्था। भारत के अनेक क्षेत्रों में कपड़ा बुनाई के उद्योग में यह व्यवस्था प्रचलित है। इसके बाद में जिक्र आता है बुनकर सहकारी संस्थाओं का। ठीक है ना। तो चलिए इस बॉक्स में दी गई जानकारी को भी पढ़ते हैं, ध्यान से सुनिएगा। हमने देखा कि दादन व्यवस्था में व्यापारी बुनकरों को बहुत कम पैसा देते हैं। व्यापारियों के ऊपर निर्भरता को कम करने और बुनकरों की आमदनी बढ़ाने के लिए सरकारी सहकारी व्यवस्था एक साधन है। एक सहकारी संस्था में वे लोग जिनके हित समान है ना, जिनके प्रॉफिट्स इक्वल है, इकट्ठे होकर परस्पर लाभ के लिए काम करते हैं। बुनकरों की सहकारी संस्था में बुनकर एक समूह बनाकर कुछ गतिविधियां सामूहिक रूप से करते हैं। वे सूत व्यापारी से सूत प्राप्त करते हैं और उसे बुनकरों में बांट दिया करते हैं। दोस्तों, इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि जो सहकारी संस्था होती है वो विक्रय का कार्य भी करती है और इसी प्रकार से व्यापारी की भूमिका यहाँ पर समाप्त हो जाती है और बुनकरों को कपड़ों का उचित मूल्य जो है वो प्राप्त हो जाता है। दोस्तों, कभी कभी सरकार उचित मूल्य पर सरकारी या सहकारी संस्थाओं से कपड़ा खरीदकर उनकी मदद करती है। जैसा कि तमिलनाडु में सरकार स्कूल में निःशुल्क गणवेश योजना चलाती है। सरकार इसके लिए पावरलूम बुनकरों की सहकारी संस्था से कपड़ा लेती है। इसी तरह सरकार हस्तकरघा बुनकर सहकारी समिति से भी कपड़ा खरीदकर को-ऑप्टेक्स नामक दुकानों के माध्यम से बेचती है। आपने अपने शहर में शायद कहीं ऐसी दुकानें देखी होगी, ऐसा यहाँ पर कहा जा रहा है। इसके बाद में अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। ठीक है ना। दिल्ली के निकट वस्त्र निर्यात करने का एक कारखाना। आप देख सकते हैं चित्र में किस प्रकार से यहाँ पर पैंटें तैयार की जा रही है। चलिए पढ़ते हैं। इरोड़ का व्यापारी बुनकरों द्वारा निर्मित कपड़ा दिल्ली के पास बने बनाए वस्त्र निर्यात करने वाले कारखानों को भेजता है। वस्त्र निर्यात करने वाली फैक्ट्री इसका उपयोग कमीज़ें बनाने के लिए करती है। ये कमीज़ें विदेशी खरीदारों को निर्यात की जाती है। कमीज़ों के विदेशी ग्राहकों में अमेरिका, यूरोप के ऐसे व्यवसायी हैं जो स्टोर्स की श्रृंखला चलाते हैं। ये बड़े बड़े स्टोर्स के स्वामी केवल अपनी शर्तों पर ही व्यापार करते हैं। वे माल देने वालों से न्यूनतम मूल्य पर यानी मिनिमम, जितना कम से कम हो सके उतने मूल्य पर माल खरीदने की मांग करते हैं। साथ ही वे सामान की उच्चतम स्तर की गुणवत्ता और समय पर सामान देने की शर्त भी रखते हैं। सामान ज़रा सा भी दोषयुक्त होने पर या माल देने में ज़रा भी विलंब हुआ तो उस पर बड़ी सख्ती से इससे निपटा जाता है। इसलिए निर्यातक इन शक्तिशाली ग्राहकों द्वारा निश्चित की गई शर्तों को भरसक पूरा करने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, ग्राहक की ओर से इस प्रकार के बढ़ते दबावों के कारण वस्त्र निर्यात करने वाले कारखाने खर्चे में कटौती करने का प्रयत्न करते हैं। वे काम करने वालों को जहां तक संभव हो सके न्यूनतम मजदूरी देकर अधिकतम काम लेते हैं। इस तरह से वे अपना लाभ तो बढ़ाते ही हैं और विदेशी ग्राहकों को भी सस्ते दामों पर वस्त्र देते हैं। इम्पेक्स गारमेंट फैक्ट्री में 70 कामगार हैं, यानी कि 70 लोग हैं। उनमें से अधिकांश महिलाएं हैं। इनमें से अधिकतर कामगारों को दोस्तों अस्थायी रूप से काम पर लगाया गया है, यानी कि परमानेंट ये नहीं है। इसका क्या मतलब होता है? इसका अर्थ ये होता है कि जब भी फैक्ट्री मालिक को लगेगा कि कामगार की आवश्यकता नहीं है,
वह उसे जाने को कह सकते हैं। कामगारों की मजदूरी उनके कौशल के अनुसार तय की जाती है। काम करने वालों में अधिकतम वेतन दर्जी को मिलता है और जो लगभग 3,000 रुपये प्रति माह होता है। स्त्रियों को सहायक के रूप में धागे काटने, बटन टाँकने, इस्त्री करने और पैकिंग करने के लिए काम पर रखा जाता है। इन कामों के लिए न्यूनतम मजदूरी दी जाती है, यानी कि सबसे कम। अब आप देखिए यहाँ पर किस तरह से भुगतान किया जा रहा है। दर्जी को 3,000 रुपये प्रति माह मिलता है। इस्त्री करने वाले को 1.5 रुपये प्रति पीस के हिसाब से मिलता है। जांच करने वाले को 2,000 रुपये प्रति माह मिलता है और धागे काटने और बटन लगाने वाले को 1,500 रुपये प्रति माह दिया जाता है। दोस्तों, अब आप यहाँ देखिए, ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका की कमीज़ है, ठीक है ना। पढ़ते हैं इसके बारे में, ठीक है। संयुक्त राज्य अमेरिका के कपड़ों की एक बड़ी दुकान पर बहुत सी कमीज़ें प्रदर्शित की गई हैं। इनकी कीमत $26 रखी गई है, अर्थात हर कमीज़ $26 यानी 1,800 रुपये में बेची जाएगी। दिए गए चित्र के अनुसार हमें यह रिक्त स्थान दिए गए हैं, ठीक है ना। कमीज़ों के व्यवसायी ने दिल्ली के वस्त्र निर्यातक से कमीज़ें इतने रुपए प्रति कमीज़ के हिसाब से खरीदी। फिर उसने संचार साधनों द्वारा विज्ञापन के लिए खर्च किए। लगभग प्रति कमीज़ जो है इतने रुपए स्टोर में रखे, प्रदर्शन अन्य मद में खर्च किए। यह जो है एक एक्टिविटी बेस्ड एक्सरसाइज है, ठीक है ना। तो हम जो है इसे यहाँ पर स्किप करते हैं और बात करते हैं अगले पैराग्राफ की। वस्त्र निर्यातक ने ₹300 प्रति कमीज़ के हिसाब से कमीज़ें बेची। कपड़ा व कमीज़ में लगने वाले अन्य कच्चे माल का मूल्य 100 रुपये प्रति कमीज़ के हिसाब से पड़ा। कामगारों की मजदूरी 25 रुपये प्रति कमीज़ और कार्यालय चलाने का खर्च 25 रुपये प्रति कमीज़ की दर से हुआ। क्या हम वस्त्र निर्यातक को प्रति कमीज़ पर मिलने वाले लाभ की गणना कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। उसे 150 की पड़ी और उसने 300 की बेच दी, क्योंकि 25, 25, 50 और 100 150 रुपये और बेची उसने 300 में, ठीक है ना। बिकी कितने में? 1,800 रुपये में बिक रही है। आप देखिए लाभ जो है वो यहाँ पर इनको हो रहा है कितना? 900 रुपये का। विज्ञापन 400 रुपये का, भंडारण आदि 200 रुपये, क्रय मूल्य 300 रुपये, ठीक है ना। तब वो 1,800 में बिक रही है। चलिए अब हम दोस्तों आगे बढ़ते हैं और आगे बढ़ते हुए हम पढ़ते हैं ये पैराग्राफ जिसमें लिखा है बाजार में लाभ कमाने वाले लोग कौन हैं। तो चलिए जानते हैं। दोस्तों, बाजारों की एक श्रृंखला रुई के उत्पादनकर्ता को सुपरमार्केट के खरीदार से जोड़ देती है। इस श्रृंखला की हर कड़ी पर खरीदना और बेचना होता है। फिर से याद करते हैं कि वे कौन कौन से लोग थे जो खरीदने और बेचने की इस प्रक्रिया में जुड़े हुए थे, यानी सम्मिलित थे। देखिए, क्या उन सभी को समान रूप से लाभ हुआ या लाभ की मात्रा अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग रही? कुछ लोगों ने बाजार में लाभ कमाया, जबकि कुछ को खरीदने से और बेचने से कुछ खास लाभ नहीं हुआ। बहुत परिश्रम करने के बाद भी उन्होंने बहुत कम कमाया। क्या हम इस तालिका में उन्हें दर्शा सकते हैं? बिल्कुल दर्शा सकते हैं। यह कार्य मैं आप पर छोड़ता हूँ, ठीक है ना। आप ज़रूर इसको पूरा कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। इसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं इस टॉपिक को जो है बाज़ार और समानता। दोस्तों, विदेशी व्यवसायी ने बाज़ार में अधिक मुनाफा कमाया। उसकी तुलना में वस्त्र निर्यातक का लाभ मध्यम श्रेणी का रहा। दूसरी ओर अगर हम बात करें दोस्तों, तो वस्त्र निर्यातक फैक्ट्री जो है उसके जो कामगार हैं वो मुश्किल से केवल अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों की पूर्ति लायक ही कमा सकते हैं। इस प्रकार हमने क्या देखा? हमने दोस्तों यह देखा कि जो कपास उगाने वाले छोटी किसान हैं और इरोड, इनके बुनकरों ने कड़ी मेहनत की, लेकिन बाज़ार में उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य नहीं मिला। व्यवसायी या व्यापारियों की स्थिति बीच की है। बुनकरों की तुलना में उनकी कमाई अधिक हुई है, लेकिन निर्यातक की कमाई से बहुत कम है। इस तरह बाजार में सब बराबर नहीं कमाते हैं। प्रजातंत्र के अंतर्गत सबको बाजार में उचित मजदूरी मिलनी चाहिए, फिर चाहे वह कांता हो या स्वप्ना। यदि परिवार पर्याप्त नहीं कमाएंगे तो वे अपने आप को दूसरे के बराबर कैसे समझेंगे दोस्तों, है ना। यहाँ पर आप देखिए चित्र दिया हुआ है। ये जो है रेडीमेड वस्त्र हम खरीदते हैं, उनके पीछे बहुत अलग अलग लोगों की कोशिशें, उनका प्रयास रहता है। हमें यह जानने का मौका मिलेगा इस पैराग्राफ में। दोस्तों, एक और बाज़ार लोगों को काम करने
उन चीज़ों को बनाने और बेचने के अवसर देता है जो वे उगाते या बनाते हैं। किसान यहाँ पर रुई बेच सकते हैं, ठीक है ना। जो बुनकर है वो अपना बनाया हुआ कपड़ा बेच सकते हैं। और दूसरी तरफ दोस्तों, बाजार से धनवान और शक्तिशाली लोग जो है वो सबसे ज़्यादा कमाई करते हैं, ठीक है ना। और ये कौन लोग हैं दोस्तों? ये वो लोग हैं जिनके पास में पैसा है, अपने कारखाने हैं, बड़ी बड़ी दुकानें हैं और बहुत सारी ज़मीनें हैं। दोस्तों, गरीबों को अनेक चीज़ों के लिए धनी और शक्तिशाली लोगों के ऊपर निर्भर रहना पड़ता है। गरीबों को उनके ऊपर ऋण के लिए यानी लोन के लिए, जैसी छोटी किसान स्वप्ना के मामले में हुआ था, है ना, हमने पढ़ा था उसका मामला, ठीक है ना। उसके लिए कच्चा माल प्राप्त करने और अपना सामान बेचने के लिए, जैसे दादन व्यवस्था में बुनकरों के साथ हो रहा था, और प्रायः नौकरी प्राप्त करने के लिए जैसा वस्त्र के कारखाने में कामगारों के साथ हुआ, निर्भर रहना पड़ता है। इस निर्भरता के कारण बाजार में गरीबों का शोषण होता है। और दोस्तों, इन समस्याओं के समाधान के लिए भी रास्ते हैं, जैसे उत्पादक मिलकर सहकारी संस्थाएं बनाएं और कानूनों का दृढ़ता से पालन हो। दोस्तों, अंतिम अध्याय में हम यह जानेंगे कि तवा नदी पर मछुआरों ने कैसे एक सहकारी संस्था प्रारंभ की। चलिए अब जो है हम फटाफट से देख लेते हैं शब्द संकलन। सबसे पहले जानेंगे जिनिंग मिल के बारे में। दोस्तों, वह फैक्ट्री जहां रुई के गोलों से बीज अलग किए जाते हैं। यहाँ पर रुई को दबाकर गट्ठर भी बनाए जाते हैं जो धागा बनाने के लिए भेज दिए जाते हैं। इसके बाद में आता है निर्यातक, वह व्यक्ति जो विदेशों में माल बेचता है। फिर आता है मुनाफा, जो आमदनी हुई है उसमें से सारे खर्चों को घटा देने के बाद बचने वाली राशि। यदि खर्च या आमदनी से ज़्यादा हो जाए तो घाटा हो जाता है। दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको यह अध्याय, यह वीडियो समझ में आया होगा बहुत अच्छे से, है ना। और आपसे यह अपेक्षित भी है कि आप इस वीडियो की लिंक को साझा करेंगे अपने दोस्तों, मित्रों, साथियों, सहपाठियों के साथ में, ताकि वो लोग भी इस वीडियो को देख पाएँ, है ना, और समझ पाएँ। और जल्द ही मिलेंगे दोस्तों इसी श्रृंखला में अगले अध्याय से, परिचित होंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।